हेलो डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम इनटू दिस सेशन ऑफ नीट एग्जाम फेवरेट, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द चैप्टर ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स एंड दिस फॉर्मूला शीट कंटेन्स ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सारे टॉपिक्स नहीं है बट जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ओवर द इयर्स जिन पे रिपीटेडली काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वी हैव इंक्लूडेड द फॉर्मूलाज। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 टॉपिक है। पहला टॉपिक है वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ, यानी प्रेशर डेप्थ के साथ कैसे वेरी करता है, उसमें आपको पढ़ने की जरूरत है मैनोमीटर और बैरोमीटर, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद विस्कोसिटी, स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी के जो फॉर्मूले जो एक्सप्रेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा सरफेस टेंशन कैपिलैरिटी और चौथा स्पीड ऑफ एफ्लक्स। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस दैट हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम द टॉपिक ऑफ वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। काफी क्वेश्चन पूछे गए जैसे कि आप देख सकते हैं। इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए वो देख लेते हैं। देखिए, ये मैंने एक कंटेनर लिया, ठीक है। इसमें एक पॉइंट ए यहाँ पे कंसिडर करते हैं, एक पॉइंट बी यहाँ पे कंसिडर करते हैं। पॉइंट ए और बी के बीच का वर्टिकल सेपरेशन पॉइंट ए और बी एच हाइट से डिफर कर रहे हैं, तो आई कैन राइट दैट what I can write? I can write that pressure at point B it is equal to pressure at point A plus rho GH, ठीक है। यानी A से जब B की तरफ आप मूव करेंगे तो प्रेशर क्या करेगा, बढ़ेगा, और अगर आप B से A की तरफ मूव करेंगे तो प्रेशर क्या करेगा, घटेगा। यानी नीचे आते हुए इस लिक्विड में, दैट इज लिक्विड एट रेस्ट, जब आप नीचे की तरफ मूव करेंगे तो प्रेशर क्या करेगा, बढ़ेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर दो पॉइंट P और Q अगर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे आपने दो पॉइंट कंसीडर किए तो उनके बीच का प्रेशर डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा। सिंस इनके बीच का वर्टिकल सेपरेशन 0 है या ये सेम हाइट पे है इन द सेम फ्लूइड, तो यहाँ पे इन दोनों का प्रेशर कितना होगा, सेम होगा, राइट। सो ये दो कॉन्सेप्ट हैं। इसके अलावा व्हाट एल्स डू वी नीड टू नो। इसके अलावा लेट्स डिस्कस कि बैरोमीटर कैसे काम करता है। तो बैरोमीटर किस लिए यूज करते हैं, बैरोमीटर यूज करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपने दो पॉइंट कंसीडर किए बी और सी। बी और सी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं इन द सेम फ्लूइड, इसका मतलब बी और सी का प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। और यहाँ पे ये एटमॉस्फेयर को एक्सपोज्ड है, यानी प्रेशर एट पॉइंट बी इट इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट सी इट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। नाउ यहाँ पे प्रेशर कितना है, 0 है, क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम है, तो आप लिख सकते हैं 0 प्लस रो मैनोमेट्रिक इंटू जी इंटू एच इट शुड बी इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा रो मैनोमेट्रिक इंटू जी इंटू एच। तो इस तरीके से आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बैरोमीटर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैनोमीटर का है। मैनोमीटर में जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक दो फिगर आपके सामने है। पहले फिगर में लिम्स के दोनों साइड का प्रेशर क्या किया है हमने, सेम किया। तो देख सकते हैं कि जो लिक्विड का लेवल है वो दोनों लिम्स में सेम है, यानी यहाँ और यहाँ लिक्विड का लेवल क्या है, सेम है। बट इन द सेकंड केस हमने लेफ्ट साइड का प्रेशर हमने राइट साइड के प्रेशर से इंक्रीज कर दिया। तो जैसे ही आपने इस तरफ का प्रेशर इंक्रीज किया, लिक्विड राइट लिम्ब में थोड़ा सा राइज कर गया, यानी एच हाइट राइज कर गया, ठीक है। अब इसको यहाँ पे आपको P2 निकालना है। P2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल है। आप यहाँ पे दो पॉइंट कंसीडर करें, x और y। x और y सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं इन द सेम फ्लूइड, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे इन द सेम फ्लूइड, इसका मतलब px विल बी इक्वल टू py। नाउ px itself is equal to p2 and py can be written to be equal to p-atm प्लस रो gh, जहाँ पे रो इस फ्लूइड की डेंसिटी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि p2 P-atm या P1 से बड़ा है, इसलिए लिक्विड उस तरफ ज्यादा राइज कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप मैनोमीटर को सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द न्यूमेरिकल जो पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है जिसमें आपको एक लिक्विड X है, एक लिक्विड Y है, और ये मरकरी है। दिस इज मरकरी, दिस इज लिक्विड X एंड दिस इज लिक्विड Y, ठीक है। आपको लिक्विड X की डेंसिटी दी हुई है, आपको लिक्विड Y की डेंसिटी को डिटरमाइन करना है। इट्स अ सिंपल प्रॉब्लम। आप देख सकते हैं सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, पहले आप एक लेवल कंसीडर कीजिए, ये लेवल, ठीक है। अब इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर सेम होगा क्योंकि दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं इन द सेम फ्लूइड। सो व्हाट आई कैन राइट दैट, लेट मी नेम द पॉइंट एज A and B। सो दिस इज A, दिस इज B, राइट। दिस हाइट इज 8, सो दिस रिमेनिंग हाइट विल बी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ठीक है। बस आपको इक्वेशन पुट करनी है। इक्वेशन के हिसाब से आप लिख सकते हैं प्रेशर एट पॉइंट A इट विल बी इक्वल टू रो x इंटू जी इंटू 10। हम गेज प्रेशर की बात कर रहे हैं। Pressure at point B it will be equal to rho y into g into 8 प्लस नीचे वाला फ्लूइड कौन सा है, मरकरी, सो रो m into g into 2। और मैनोमीटर कॉन्सेप्ट के हिसाब से PA will be equal to PB, और यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे, आपको रो y मिल जाएगा, आपको रो x और रो मरकरी गिवन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया यहाँ पे, अगेन सिंस द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इसका मतलब इस साइड का प्रेशर और इस साइड का प्रेशर क्या है, सेम है। सो आई कैन राइट दैट, लेट मी नेम दिस साइड एज B, let me name this side as A. So you can write that pressure at point A it is equal to rho water into G into 15, and pressure at point B it is equal to rho oil into G into 20। आप इन दो इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसी वेरिएशन ऑफ प्रेशर में जो इंपॉर्टेंट है, जिस पे क्वेश्चन पूछे गए वो है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। जैसे कि आपको यहाँ पे 3 कंटेनर दिख रहे हैं, तीनों कंटेनर के शेप डिफरेंट है, बट हमने लिक्विड को सेम हाइट तक फिल किया, ठीक है। अब
जो बेस पे लगने वाला प्रेशर है, यानी जो बेस पे लगने वाला प्रेशर है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमने यहाँ पे जो मीटर लगाया है उसमें प्रेशर ये सेम दिखा रहा है। इसका मतलब जो बेस पे लगने वाला प्रेशर है इट विल बी इक्वल टू रो जी एच। अब रो सेम है बिकॉज आपने तीनों कंटेनर में लिक्विड सेम फिल किया है, जी सेम है। अगर आपने वर्टिकल हाइट सेम रखी है तो इसका मतलब बेस पे लगने वाला प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, राइट। ओके, तो ये आपको ये दिखा रहा है कि बेस पे लगने वाला प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द कंटेनर, ठीक है। दूसरा, इस पे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो देखिए इस पे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके पास टू कॉपर वेसल्स है ए एंड बी एंड दे हैव द सेम बेस एरिया बट ऑफ डिफरेंट शेप। ए टेक्स ट्वाइस द वॉल्यूम वाटर एज दैट बी रिक्वायर्स टू फिल अप टू अ पर्टिकुलर कॉमन हाइट, देन द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के हिसाब से लेट मी टेक दिस कंटेनर एज ए एंड लेट मी टेक दिस कंटेनर एज बी। तो जैसा कि क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ए कंटेनर में वॉल्यूम ऑफ वाटर ज्यादा आ रहा है एज कंपेयर टू बी कंटेनर, बट उन दोनों का वर्टिकल हाइट क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। वर्टिकल हाइट सेम है। वर्टिकल हाइट सेम होने का क्या मतलब है कि जो बेस पे लगने वाला प्रेशर है दैट विल बी सेम, यानी पी ए इट विल बी इक्वल टू पी बी। ठीक है, ओके। सो आपको ये पहले बताना है कि वेसल बी वेज मोर देन ट्वाइस दैट ऑफ ए। क्या ये सही है या गलत है, इसको डिकोड करते हैं। तो पहला कंक्लूजन ये है कि प्रेशर एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी, क्योंकि वर्टिकल हाइट सेम है और बेस एरिया सेम है। तो आई कैन राइट दैट एफ ए अपॉन ए इट इज इक्वल टू एफ बी अपॉन ए। बेस एरिया सेम है, दिस इंप्लाइज एफ ए शुड बी इक्वल टू एफ बी, राइट। अब बी कंटेनर में नीचे लगने वाला पूरा फोर्स किसके इक्वल होगा, वेट के इक्वल होगा। Why? Because कंटेनर यहाँ पे लिक्विड पे जो भी फोर्स इस तरफ से लगा रहा होगा इट विल बी न्यूट्रलाइज्ड बाय द फोर्स विद दिस साइड। तो ये फोर्सेस आपस में कैंसिल कर देंगे। नेट फोर्स जो आएगा बेस पे दैट विल बी इक्वल टू वेट। सो यहाँ पे एफ बी की वैल्यू इज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड इन कंटेनर बी। अगर हम ए की बात करें तो ए में वेट कुछ ऐसे एक्ट कर रहा होगा डब्ल्यू ए, बट कंटेनर लिक्विड में फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा। ठीक है, तो दैट मीन्स दैट कंटेनर जो फोर्स लगाएगा उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे और वर्टिकल कंपोनेंट एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो आई कैन राइट दैट यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में इट विल बी इक्वल टू डब्ल्यू ए माइनस सम फोर्स एफ नॉट एंड इट शुड बी इक्वल टू डब्ल्यू बी। अभी ये इक्वेशन जस्टिफाई कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि वेट ऑफ लिक्विड इन कंटेनर ए इज मोर देन वेट ऑफ लिक्विड इन कंटेनर बी। सो वेसल बी वेज ट्वाइस दैट ऑफ ए, ये गलत है। ठीक है, आई होप ये समझ में आया आपको, दिस इज रॉन्ग। प्रेशर ऑन द बेस एरिया ऑफ वेसल ए एंड बी सेम, दिस वन इज द राइट आंसर। इसका मतलब ऑप्शन 2 इसमें सेम आंसर है। तो ये हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके सामने है वो है स्टोक्स लॉ या टर्मिनल वेलोसिटी या विस्कोसिटी। ठीक है, इससे पहले वाले टॉपिक में हम आइडियल फ्लूइड से डील कर रहे थे या फ्लूइड स्टैटिक्स बोली, जहां पे हम आइडियल फ्लूइड या फ्लूइड एट रेस्ट पे डील करते हैं। अब जो हमारे पास फ्लूइड आएगा उसकी विस्कोसिटी को कंसिडर किया जाएगा और इस तरीके के काफी न्यूमेरिकल्स पूछे गए ओवर द इयर्स। इसमें आपको क्या पता होना चाहिए, लेट मी से दैट कि हमारे पास एक मेटल बॉल है जिसको हमने एक विस्कस फ्लूइड में ड्रॉप किया है। ठीक है, तो मेटल बॉल पे लगने वाला जो विस्कस फोर्स होता है दैट इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। स्टोक्स लॉ से आता है किसी भी स्फेरिकल मेटल बॉल पे जो विस्कस फोर्स लगता है वो होता है 6 पाई ईटा आर वी। ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, आर उस मेटल स्फेयर का रेडियस हो गया और वी उसकी वेलोसिटी हो गई। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे आप इस मेटल स्फेयर को यहाँ से ड्रॉप करेंगे, एज यू ड्रॉप द मेटल स्फेयर, तो पहले इसकी वेलोसिटी 0 होगी, तो इस पे लगने वाला विस्कस फोर्स क्या होगा, 0 होगा। जैसे जैसे ये नीचे आएगा वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी और विस्कस फोर्स बढ़ेगा जो वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। देयर विल कम अ टाइम, एक सर्टेन टाइम पे द वेट, यानी ये जो वेट है एफ जी, इट विल बी बैलेंस्ड बाय द फोर्स ऑफ बायंसी प्लस द फोर्स ऑफ विस्कस फोर्स। और इस टाइम पे जो वेलोसिटी होगी बॉडी की इट विल बी इक्वल टू टर्मिनल वेलोसिटी, राइट। बिकॉज उस टाइम पे अगर आप विस्कस फोर्स लिखें इट विल बी इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी। ठीक है, एंड एफ बी कितना हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू जी इनटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी, एंड दिस विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू जी इनटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी। ठीक है, तो इस इक्वेशन को इक्वेट करके टर्मिनल वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन आता है vt इट इज इक्वल टू 2/9 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर बाय ईटा इनटू डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू g। ये आता है एक्सप्रेशन टर्मिनल वेलोसिटी का, जिस पे काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको पता होना चाहिए टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या है और किसी भी ऑब्जेक्ट पे विस्कस फोर्स कैसे निकालते हैं, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पे विद द हेल्प ऑफ स्टोक्स लॉ 6 बाय ईटा आर वी से। लेट्स हैव अ लुक एट द न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में पहला न्यूमेरिकल आपके सामने है। सो आपके पास दो स्फेरिकल मेटल बॉल्स हैं इक्वल मासेस के, मेड फ्रॉम मटेरियल ऑफ डेंसिटी रो 1 एंड रो 2। ठीक है, आपके पास रो 1 रो 2 के हैं, उनका रेडियाई भी गिवन है, दे आर मेड टू फॉल वर्टिकली इन अ विस्कस मीडियम, उन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी पता है, उसकी डेंसिटी गिवन है, आपको टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो निकालना है। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो निकालते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन जो हमने पढ़ा अभी दैट इज इक्वल टू 2/9 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर बाय ईटा
into density of body minus density of fluid into acceleration due to gravity, right? तो यहाँ पे 2/9 कांस्टेंट है. जब आप रेशियो लेंगे तो क्या चीज वेरी करेगी? 2/9 कांस्टेंट है. अगर आप एक ही फ्लूइड में दोनों बॉल्स को ड्रॉप कर रहे हैं तो ये भी सेम रहने वाला है. तो जो रेशियो होगा वो डिपेंड करेगा a² इनटू डिफरेंस ऑफ डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड. रेशियो इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है. तो अगर आपके पास दो बॉल्स हैं, एक बॉल 1 है, एक बॉल 2 है, तो इनका जो रेडियस का रेशियो है, जैसे कि आपको दिख रहा है, एक का रेडियस 1 है, एक का रेडियस 2 है, तो रेडियस का रेशियो कितना हो जाएगा? 1:4 हो जाएगा, ठीक है. ये जो 1 है इसकी खुद की डेंसिटी है ρ1 दैट इज इक्वल टू 8 ρ2, यानी डेंसिटी ऑफ बॉडी है फॉर 1 इज 8 ρ2, और जिस फ्लूइड में वो प्लेस्ड है उसकी डेंसिटी है 0.1 ρ2, ठीक है. उसी तरीके से बॉडी 2 की डेंसिटी है ρ2 और जिस फ्लूइड में प्लेस्ड है उसकी डेंसिटी है 0.1 ρ2. तो जो रेशियो होगा दैट विल बी इक्वल टू 1/4 into 8 ρ2 minus 0.1 ρ2 will be equal to 7.9 ρ2 upon 0.9 ρ2. अगर आप इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे it will be equal to 79/36. ठीक है, सिंपल. दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है. टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ कॉपर बॉल ऑफ रेडियस 5 mm फॉलिंग थ्रू अ टैंक. आपको वेलोसिटी दी हुई है, आपको क्या निकालना है? विस्कस ड्रैग फोर्स निकालना है. विस्कस ड्रैग फोर्स निकालना है, सिंपल प्रॉब्लम. इट विल बी इक्वल टू 6 pi eta rv. That's it. You just need to use the expression. आपको रेडियस गिवन है, रेडियस आपको गिवन है कितना? 5 mm. इसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे. वेलोसिटी आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है. और ईटा भी आपको गिवन है दैट इज 0.9 kg per meter per second. So just put the value, you'll get your answer. Dear students, now let's have a look at next topic जो है surface tension and capillarity. ठीक है, surface tension और capillarity में आपको क्या जानने की जरूरत है? Wetting और नॉन वेटिंग लिक्विड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उनका एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, कैपिलरी राइज का एक्सप्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है यहाँ पे, और एक्सेस प्रेशर इनसाइड सो बबल, वर्क डन अगेंस्ट द सरफेस टेंशन. ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो रिपीटेडली नीट एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, ठीक है. लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस. कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं ओवर द इयर्स, तो आप देख सकते हैं काफी सारे क्वेश्चंस ओवर द इयर्स पूछे गए हैं इस टॉपिक से, जो है सरफेस टेंशन, कैपिलरी राइज. तो इसमें फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो आपको ये पता होना चाहिए, जब भी हम सरफेस टेंशन की बात करते हैं, वी ऑलवेज से दैट द सरफेस ऑफ द लिक्विड, द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, इट बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन. द लिक्विड विल ट्राई टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया ताकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम से कम रहे. बट इफ यू वांट टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, देन यू हैव टू डू वर्क अगेंस्ट द सरफेस टेंशन एंड दैट वर्क गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, राइट. जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, वायर फ्रेम में एक लिक्विड है यहाँ पे, ठीक है. अगर मैं इस वायर फ्रेम को आगे की तरफ मूव करूंगा, यानी इस डायरेक्शन में, इफ आई वांट टू move the wire frame in this direction, it means that I am increasing the surface area of the liquid. मैं liquid का surface area बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, but the liquid always tries to minimize the surface area due to the property of surface tension. तो जैसे ही आप इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, you have to do work against the surface tension. तो you can have a look at the value of surface tension. Surface tension is defined as, see, work done, it will be equal to surface tension into change in surface area. So work done per unit change in surface area can be defined as सरफेस टेंशन. इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर, ठीक है. यानी यूनिट एरिया इंक्रीज करने के लिए आपको जितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट विल बी इक्वल टू सरफेस टेंशन. नाउ से बेस न्यूमेरिकल, किस तरीके के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं? आपके पास एक रेक्टेंगुलर फिल्म है दैट इज एक्सटेंडेड. उसका एरिया आप देख सकते हैं, पहले 8 सेंटीमीटर स्क्वायर था, अब एरिया कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसका मतलब आपने एरिया को बढ़ाया है. दैट मींस दैट यू हैव टू डू वर्क अगेंस्ट द सरफेस टेंशन. आपको वर्क डन दिया, आपसे सरफेस टेंशन की वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक है. अच्छा, जब फिल्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे, when you are talking about the film, तो आपके पास दो फ्री सर्फेसेस होते हैं. You have two free surfaces, right? That means that work done, it will be equal to 2 times the surface tension into the change in surface area. ये वाला एक्सप्रेशन आपको यूज करना है, ठीक है. वर्क डन आपको गिवन है कितना? 3 into 10 raised to the power -4. It will be equal to 2 times the surface tension into change in surface area is, initial surface area था 8, final surface area 20. So that means it will be equal to 20 minus 8 and you have to convert it into meter square, so it will be equal to into 10 raised to the power -4. That's it. आप इतना करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है. अगले टॉपिक को पढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक ये है, सपोज दैट ये एक डिस्क है दैट इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. जैसे मान लीजिए ये एक सरफेस ऑफ वाटर, इस पे आपने एक डिस्क को प्लेस किया हुआ है, ठीक है. ओके, नाउ व्हेन यू ट्राई टू लिफ्ट द डिस्क, जब आप डिस्क को लिफ्ट करने की कोशिश करेंगे, इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज दैट सरफेस कुछ इस तरीके से डिस्टॉर्ट हो रहा है. सरफेस कुछ इस तरीके से, इस तरीके से सरफेस होने का मतलब यह है कि सरफेस टेंशन के फोर्सेस कुछ इस तरीके से एक्ट करेंगे इस डिस्क के ऊपर, ठीक है. अगर कांटेक्ट एंगल 0 है तो आप ये बोल सकते हैं कि नेट सरफेस टेंशन का फोर्स जो होगा इस डिस्क पे नीचे की तरफ होगा, ठीक है.
जब आप डिस्क को वाटर की सरफेस से डिटैच करने की कोशिश करेंगे तो देयर विल बी अ फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन इन दिस डायरेक्शन लाइक दिस, ठीक है, अदर देन इट्स ओन वेट, इसका खुद का वेट भी है और ये है फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक्सेस फोर्स कितना निकालना पड़ेगा इस डिस्क को लिफ्ट करने के लिए, दैट फोर्स विल बी इक्वल टू द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। एंड हाउ टू कैलकुलेट दैट फोर्स? उस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए आपको सिंपली सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय द सर्कमफ्रेंस, यानी फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन इट विल बी इक्वल टू S into 2πr, where r is the radius of the disk, ठीक है। इतना एक्सेस फोर्स आपको लगाना पड़ेगा अदर देन द वेट टू लिफ्ट द डिस्क ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर। इसमें बेसिक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में you have been said that a thin flat circular disc of radius 4.5 cm is placed gently over the surface of water. If surface tension of water is itna, then the excess force required to take it away from the surface. Again, excess force required, that will be equal to force due to surface tension, Fs, that will be equal to 0.07, that is surface tension into 2πr. आपको सिर्फ यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, you will get your answer, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक्सेस प्रेशर इनसाइड सोप बबल एंड ड्रॉप, ठीक है। पहला डायग्राम जो आपके सामने है इट इज ऑफ लिक्विड ड्रॉप, ठीक है। लिक्विड ड्रॉप है, यहाँ पे कितने फ्री सरफेस है? यहाँ पे एयर है, अंदर लिक्विड है, तो कितने फ्री सरफेस है? एक ही फ्री सरफेस है। दैट मींस दैट यहाँ पे जो एक्सेस प्रेशर होगा इट विल बी इक्वल टू 2s/r, दैट इज r इज द रेडियस ऑफ द बबल, ठीक है। ये क्या है? एयर बबल इनसाइड लिक्विड। अगेन यहाँ पे एयर है, यहाँ पे वाटर है, कितने फ्री सर्फेसेस है? एक ही फ्री सर्फेस है। अगेन यहाँ पे भी प्रेशर कितना होगा? 2s/r, जहाँ पे r क्या है? रेडियस। थर्ड केस यानी सोप बबल, यहाँ पे एयर, अंदर सोप और फिर से एयर, कितने इंटरफेस बने? इंटरफेस या फ्री सरफेस? 2। तो यहाँ पे जो एक्सेस प्रेशर होगा डेट विल बी इक्वल टू 4s/r, ठीक है। इस केस में आपको ये समझने की जरूरत है कि इफ देयर इज अ सरफेस लाइक दिस and if this is the pressure of inside and if this is the pressure of outside, then pressure of inside will be greater than the pressure of outside, ठीक है। इनसाइड का प्रेशर आउटसाइड के प्रेशर से क्या होगा? ज्यादा होगा, तभी ऐसा सरफेस आपको मिल रहा है। अगर ये दोनों प्रेशर सेम हो जाए तो सरफेस फ्लैट हो जाएगा, और अगर ये सरफेस ये वाला प्रेशर ज्यादा हो गया तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। इफ P नॉट इज ग्रेटर देन Pi, ठीक है। और ये जो एक्सेस प्रेशर आता है ये आपको लिक्विड ड्रॉप, बबल और सोप बबल तीनों में पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना होता है वेटिंग और नॉन वेटिंग लिक्विड किसको बोलते हैं। तो वेटिंग और नॉन वेटिंग लिक्विड आइडेंटिफाई करने के लिए आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का, ठीक है। तो अगर आप एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को देखें ध्यान से, तो अगर ये एक लिक्विड का सरफेस है तो एक टेंजेंट, दिस इज द टेंजेंट ड्रॉन टू द लिक्विड सरफेस एंड दिस इज द टेंजेंट ड्रॉन टू द सॉलिड सरफेस। इनके बीच का जो एंगल डिफाइन होता है उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट एंगल। ये वाला जो लिक्विड है, ये वाला जो आपको शेप दिख रहा है, इट इज ऑफ वेटिंग लिक्विड। ये किसका शेप है? वेटिंग लिक्विड का शेप है। तो वेटिंग लिक्विड के शेप में आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट एंगल है, यानी इन दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल है कॉन्टैक्ट एंगल, वो कैसा है? कॉन्टैक्ट एंगल यहाँ पे क्या है? एक्यूट है। तो अगर लिक्विड वेटिंग होगा तो उसका कॉन्टैक्ट एंगल कैसा होगा? एक्यूट होगा। सिमिलरली अगर लिक्विड नॉन वेटिंग है, यानी ये वाला लिक्विड है आपका नॉन वेटिंग, ठीक है, नॉन वेटिंग लिक्विड है, तो यहाँ पे अगर आप टेंजेंट बनाए तो अगेन सेम टेंजेंट आप यहाँ पे बनाएंगे और एक और टेंजेंट आप यहाँ पे बनाएंगे, तो यहाँ पे आप एंगल देख सकते हैं। यहाँ पे जो एंगल आ रहा है ये कैसा आ रहा है? ऑब्ट्यूज आ रहा है। यानी नॉन वेटिंग के केस में जो आपका एंगल आएगा वो क्या आएगा? ऑब्ट्यूज आएगा, जबकि वेटिंग के केस में एंगल क्या आएगा? एक्यूट आएगा, ठीक है। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं? अ लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड सरफेस इफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज, लिक्विड अगर सॉलिड सरफेस को वेट नहीं कर रहा है, यानी नॉन वेटिंग का केस है, यानी ये वाला केस है, इन दैट केस एंगल शुड बी ऑब्ट्यूज, सो एंगल शुड बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। इसका मतलब तो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन पे, इट शुड बी इक्वल टू ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी ऑप्शन 4, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन। इट सेज दैट वेटेबिलिटी ऑफ अ सरफेस बाय लिक्विड डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन, प्राइमरीली किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द सरफेस एंड द लिक्विड। अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट है तो दैट विल बी वेटिंग, अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑब्ट्यूज है दैट विल बी नॉन वेटिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आपका कैपिलरी राइज। कैपिलरी राइज में आपको ये एक्सप्रेशन पता होना चाहिए, H दैट इज इक्वल टू 2t cos थीटा ओवर r rho g। थीटा क्या है? कॉन्टैक्ट एंगल है, टी क्या है? सरफेस टेंशन है, आर क्या है? रेडियस ऑफ कैपिलरी है, रो क्या है? डेंसिटी है, और जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। दैट मींस दैट यहाँ पे जो प्रेशर डेवलप होगा यानी 2s/r, इसको आपको इक्वेट करना है रो जी एच के बराबर, ठीक है। ओके, तो इससे आप एक्सप्रेशन को डिराइव कर सकते हैं। यहाँ पे ये आपका कॉन्टैक्ट एंगल है, राइट, दिस थीटा इज योर कॉन्टैक्ट एंगल, जहाँ पे a इज द रेडियस ऑफ कैपिलरी एंड r इज द रेडियस ऑफ मेनिस्कस, ठीक है। और a और r में रिलेशन क्या होता है? r इज इक्वल टू a बाई cos थीटा। ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, रेडियस ऑफ कैपिलरी और मेनिस्कस रेडियस में
जो रिलेशन होता है दैट इज r इक्वल टू a बाय cos थीटा, जहाँ पे जो एक्सेस प्रेशर होता है किसी भी सरफेस का डेल्टा p इट विल बी इक्वल टू 2s बाय r। ये r कौन सा r होता है? ये रेडियस ऑफ मेनिस्कस होता है, राइट, जो कि हमने यहाँ पे स्मॉल r से डिनोट किया है। एंड दिस इज योर कॉन्टैक्ट एंगल, ये आपका कॉन्टैक्ट एंगल है, ठीक है, थीटा। तो अगर लिक्विड राइज कर रहा है इन दैट केस कॉन्टैक्ट एंगल विल बी एक्यूट, और अगर लिक्विड डिप कर रहा है इन दैट केस कॉन्टैक्ट एंगल विल बी ऑब्ट्यूज, राइट। और जो कैपिलरी राइज का एक्सप्रेशन आता है इट इज इक्वल टू 2t cos थीटा बाय r rho g, ठीक है। इसमें बेस न्यूमेरिकल देखते हैं। इसमें बेस न्यूमेरिकल है 3 लिक्विड्स ऑफ डेंसिटीज rho 1 rho 2 एंड rho 3 विद उनकी डेंसिटी का रिलेशन गिवन है आपको, दैट इज rho 1 greater than rho 2 greater than rho 3, ये गिवन है आपको, ठीक है। हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन, आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट का रिलेशन बताना है, ठीक है। तो देखिए आपको ये गिवन है कि हाइट जो कैपिलरी में राइज दैट इज सेम, तो h इट इज इक्वल टू 2t cos थीटा ओवर r rho g। सो सरफेस टेंशन विल बी सेम, राइट, एंड आइडेंटिकल कैपिलरी है तो रेडियस ऑफ कैपिलरी भी सेम होगा। डेंसिटी एक ही लिक्विड राइज कर रहा है वो भी सेम है, डेंसिटी डिफरेंट है, दैट मींस दैट जो हाइट है इट इज प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ cos थीटा अपॉन rho। दैट मींस दैट दिस रेशियो cos थीटा बाय rho शुड बी कांस्टेंट, ठीक है। इसका मतलब अगर rho 1 इज ग्रेटर देन rho 2 इज ग्रेटर देन rho 3 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इसके हिसाब से cos थीटा 1 शुड बी ग्रेटर देन cos थीटा 2 एंड इट शुड बी ग्रेटर देन cos थीटा 3, ठीक है। ये रिलेशन आपको समझ में आ रहा है। अब cos छोटे एंगल पे सबसे ज्यादा वैल्यू देता है, यानी cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, यानी जितना बड़ा एंगल cos की वैल्यू उतनी छोटी। सो इफ cos थीटा 1 इज ग्रेटर देन cos थीटा 2 इज ग्रेटर देन cos थीटा 3, इट मींस दैट थीटा 1 शुड बी लेस देन थीटा 2 शुड बी लेस देन थीटा 3। एंड ये तीनों एंगल क्या होने चाहिए? एक्यूट, क्योंकि आपको कैपिलरी में क्या मिल रहा है? राइज मिल रहा है। अगर डिप मिलता तो ऑब्ट्यूज होता। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 2, दैट इज थीटा 1 लेस देन थीटा 2 थीटा 3 and all the three angle are between 0 and pi by 2 यानी acute. So dear students, with this we'll end this series of NEET favorite. I hope आपको सारे concepts समझ में आए हो, and all the very best for your examination.